नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। इस संदर्भ में हम एडुटेरिया का जो ये वार्षिकांक यहाँ पे लॉन्च किया गया है, वार्षिकांक 2025, जिसमें कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को संग्रहित किया गया है। तो हम इसे लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। यह पुस्तक जो है राज्य लोक सेवाओं के परीक्षाओं के साथ साथ बिहार एसआई, यूपी एसआई, बीएसएससी, बीपीएससी, टीचर, TRE-4 जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज इस प्रैक्टिस सेट में जो कि यहाँ पे टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि हमने बताया है। इस पुस्तक में टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो आज इस प्रैक्टिस सेट को हम पहले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना समय गवाए ही चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। इसका पहले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं यहाँ पर, एडुटेरिया करंट अफेयर, ये प्रैक्टिस सेट 1 है आपका। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, देवी अहल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो गोवा ने अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका विकल्प डी जो है सही आंसर है। इसका नाम है भारत जेन। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो त्राल वन्यजीव अभयारण्य को जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो यह जो है कुल 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 2 चरणों में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जनगणना जो है इसकी शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं पर शेष राज्यों में राष्ट्रीय जनगणना जो है ये 1 मार्च 2027 से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो एक बार फिर से डिटेल को सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। वहीं पर शेष राज्यों में राष्ट्रीय जनगणना जो है 1 मार्च 2027 से शुरू की जाएगी। यह टोटल 2 चरणों में इस जनगणना को आयोजित किया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो यह 6.5% के GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे पहला कथन है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ये विकल्प जो है सही है, कथन सही है। दूसरा कथन है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। ये कथन भी सही है। तो इस प्रकार से इसमें 2 कथन सही है, कथन 1 और कथन 3 जो है ये सही है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 2 किस प्रकार से गलत है इसको हम एक बार चेक कर ले। तो ये जो पनडुब्बी है इसका नाम मत्स्य 6000 की रखा गया, ये सही है। लेकिन इसमें 8000 मीटर की गहराई पे नहीं बल्कि ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाया जाना है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रकार से गलत है। अगर हम इस मिशन का थोड़ा सा और एनालिसिस करें तो यह मिशन जो है NIOT अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पूरा किया जा रहा है। NIOT जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है तथा इस मिशन की ये नोडल एजेंसी है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का इसमें आपको चयन करना है। तो पहला कथन है, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। ये कथन सत्य है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी
प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। ठीक है, ये कथन भी सही है। इसमें केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पे है, ये कथन भी सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है, ये कथन भी सही है। यानी जो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन सही है और हमें असत्य कथन पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की, याद रखिएगा, 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो किस नदी पर ये संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करनी है? कुल्सी नदी पर। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रिज जो है चिनाब नदी पर स्थित है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो पहला जो कथन है, ये पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो ये कथन भी सही है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है इसमें से कि कथन कौन सा सही है, तो दोनों कथन सही है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। WHO की बात कर ले, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है संदीप आर्य, यह हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $10 अरब तक का निवेश करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है, अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में ADB कहा जाता है। तो ADB के तहत ये घोषणा की गई है। ADB का जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना किसकी स्थापना? ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, यानी 19 दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? मेन जगह का नाम है खीचन और मेनार, ये जो कि राजस्थान की ये 2 आर्द्रभूमियां हैं, इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया। आंसर जो सही है वो विकल्प डी है। राजस्थान की 2 आर्द्रभूमियां खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो यह बेंगलुरु बन गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इस पक्षी सूची का नाम बताना है। इसका नाम है AVI लिस्ट, यानी विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो यह 5.3% हो गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह फ्लिपकार्ट बन गई है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2007 में संचित बंसल तथा बीनी बंसल के द्वारा किया गया था, लेकिन वर्ष 2018 में इस कंपनी को USA की एक कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट, तो USA की कंपनी वॉलमार्ट ने वर्ष 2018 में फ्लिपकार्ट का 77% शेयर खरीद कर इस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया है। लेकिन जो भी कंपनी का ऑफिशियल कार्यवाही होती है वो भारत से ही ऑपरेट किया जाता है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा शुरू की है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को
भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय यानी पेय पदार्थ पेनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? यह गोवा राज्य से संबंधित है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की गई है। इसके अलावा हाल ही में बेअबदी विधेयक 2025, एक विधेयक का नाम है बेअबदी विधेयक 2025, जिसे जारी करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे। बेअबदी विधेयक 2025 पंजाब के राज्य सरकार के द्वारा विधेयक पास किया गया है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की भी शुरुआत पंजाब में ही की गई है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो ये 1100 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह उत्तराखंड बन गया है। विकल्प डी बन गया है। अगर योग नीति से संबंधित कुछ और तथ्यों पर ध्यान दें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो वर्ष 2025 का योग दिवस मनाया गया, इसके थीम की बात करें तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। और ये जो 2025 में ये योग दिवस मनाया गया है, ये इसका 11वां संस्करण था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, 11वां संस्करण था। और इसका 21 जून 2025 को एक मुख्य आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका मुख्य आयोजन किया गया था। अगर बात करें पहला योग दिवस कब मनाया गया था, तो पहला योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था, नई दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, और नई दिल्ली के राज्यपथ पे मनाया गया था, जिसे अभी हम लोग तत्काल वर्तमान समय में कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। पहला योग दिवस नई दिल्ली में 2015 में मनाया गया। 10वां योग दिवस 2024 में कश्मीर में मनाया गया और इसका जो थीम था वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 2024 में जो योगा दिवस मनाया गया है वो कश्मीर में मनाया गया और इसका थीम क्या था? योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी इसका थीम था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह घोषणा असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो यह जर्मनी है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। जर्मनी वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। अगर बात कर ले जर्मनी के वर्तमान में कौन चांसलर हैं, तो फ्रेडरिक मर्ज जो हैं, ये हाल ही में इन्होंने चुनाव में जीत हासिल किया और ये नए चांसलर बने हैं जर्मनी के। तो इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज, जो कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि सारे प्रश्नों को एक साथ देख सकें यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में बताना है। कथन यहाँ पे 2 दिए गए हैं, इनमें सत्य कथन कौन है उसका चयन करना है। तो वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है।
तो इस प्रश्न में जो पहला कथन है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। लेकिन अगर हम कथन 2 की चर्चा करें कि यह कथन कैसे गलत है, तो हॉटलैब इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल नहीं अपितु यह कन्नड़ कहानी संग्रह है। कौन सा कहानी संग्रह है, किस भाषा का कहानी, तो ये कन्नड़ है, ठीक है, तमिल नहीं होगा यहाँ पे, ये कन्नड़ कहानी संग्रह है तथा यह 15 कहानियों का नहीं अपितु यह 12 कहानियों का लघु संग्रह है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, यह तमिल भाषा का नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा का कहानी संग्रह है और इसमें 15 लघु कहानियां नहीं बल्कि 12 लघु कहानियां हैं। तो इस प्रकार से विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया, तो यह लखनऊ को इसमें नामांकित किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। एनवीडिया जो है माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडिया की बात करें तो यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको ये डिज़ाइन करती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके लिए यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनवीडिया कंपनी जानी जाती है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसके साथ ही विकल्प सी की बात करें तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है। इसके माध्यम से यानी इस ऑपरेशन के माध्यम से ईरान ने इजराइल के द्वारा किए गए ऑपरेशन का एक तरह से देखेंगे तो जवाब दिया था। तो हम कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत हमला किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रिटेन की जासूस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ब्लेज मैट्रिवेली को MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है या भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें भारत ने 99वां रैंक इसमें भारत ने हासिल किया है। अगर इसमें हम बात करें पहले स्थान पे कौन रहा है, तो पहले स्थान पे फिनलैंड रहा है, दूसरे स्थान पे स्वीडन तथा तीसरे स्थान पे इसमें डेनमार्क है। वहीं पे वर्ष 2024 में भारत ने इसमें 109वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन वर्ष 2025 में भारत ने इसमें 99वां स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो ये शीर्ष स्थान जो है आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत इसमें 131वें स्थान पे है। वहीं पे वर्ष 2024 में भारत इस पे 129वें स्थान पे रहा है। अंतिम स्थान की बात कर लें तो हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान इसमें अंतिम स्थान पे रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास होता है। ये सैन्य अभ्यास जो है मुख्य रूप से एक थल सेना का सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा अगर मालदीव को देख लें तो भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन थल सेना का सैन्य अभ्यास किया जाता है। हाल ही में वर्ष 2025 में इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगर थाईलैंड की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री थल सेना का सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है और यह इसका 13वां संस्करण था, जिसे कि थाईलैंड के टाक प्रांत में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगर वियतनाम की बात करें तो भारत और वियतनाम के साथ विनमैक्स सैन्य अभ्यास होता है, जो कि थल सेना और वायुसेना का संयुक्त रूप से यह सैन्य अभ्यास होता है। हाल ही में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका 5वां जो संस्करण है नवंबर 2024 में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। इस प्रकार से नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में मनाया जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प
सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। यहाँ पर विकल्प ए और बी की बात करें तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत पहले विकल्प बी की बात करते हैं, क्योंकि पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो इजराइल ने ईरान पर हमला ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत किया था, वहीं पर ईरान ने इजराइल पर हमला किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। तो यहाँ पे 3 विकल्प है, तीनों विकल्प को आपको याद रखना है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत, और ईरान ने इजराइल पर हमला किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। तो आप इन तीनों विकल्पों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? यह रोहित शर्मा बने हैं। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय महिला ने जीता है? तो इनका नाम है सुरुचि सिंह ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ये हाल ही में इंग्लैंड में यह जो क्रिकेट मैच हो रहा था, इंग्लैंड में आयोजित हो रहा था, और उसमें ऋषभ पंत ने 2 पारियों में शतक लगाया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए, आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। यानी दक्षिण अफ्रीका ने यह खिताब जीता है। किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है और 5 विकेट से हराया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसमें जीता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? प्रश्नों को एक बार फिर से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो इसमें विकल्प 2, 3 और 4 आप दे सकते हैं। कथन जो है 2, 3 और 4 अर्थात एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा स्टार्टअप महारथी चैलेंजर का विषय रहा है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहा है। तो आप ऑप्शन के साथ अगर जाना चाहें तो विकल्प बी के साथ आप इसमें जा सकते हैं। विकल्प बी में है कथन 2, 3 और 4 सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। यह खिताब जो है कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। अगर वहीं पर हम जैनिक सिनर की बात करें तो इन्होंने विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है और कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 का विजेता किसने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और किसको हरा कर जीता है? तो पंजाब किंग्स को हरा कर जीता है। अगर इसमें कुछ और इस आईपीएल मैच की कुछ और बारीकियों को देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन कौन रहे हैं? तो इनका नाम है रजत पाटीदार। और रॉयल चैलेंजर्स यानी आरसीबी के कोच कौन थे, मुख्य कोच कौन थे? तो एंडी फ्लावर जो थे, ये आरसीबी के मुख्य कोच थे। एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें पंजाब किंग्स 11 के कैप्टन की तो श्रेयस अय्यर इसके कैप्टन थे। और इनके कोच कौन थे, यानी पंजाब किंग्स के कोच कौन थे? तो रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये पंजाब किंग्स के कोच थे। अगर बात करें आईपीएल 2025 का फाइनल कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इस मैच का फाइनल हुआ था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह ओपल सुचाता चुवांगसरी ने यह खिताब जीता है। ओपल सुचाता चुवांगसरी जो कि थाईलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। अगर यहाँ पे भारत की तरफ से देखें तो नंदिनी गुप्ता इसमें पार्टिसिपेट की थी। ये टॉप 20 में तो अपनी जगह बना पाई थी, परंतु टॉप 8 में ये क्वालिफाई नहीं कर पाई। वहीं पे सेकंड रनरअप की बात करें तो मजा क्लाजदा, दो ऑप्शन ए है मजा क्लाजदा ये सेकंड रनरअप थी। ठीक है, तो यानी पहले स्थान पे ओपल सुचाता चुवांगसरी थी, तो दूसरे स्थान पे मजा क्लाजदा थी। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस भारतीय अभिनेता को
ह्यूमैनिटिक अवार्ड किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान ने यह शुरुआत की है। विकल्प बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव मेनानी जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष राजीव मेनानी जी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस सेट में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ज़िंदगी लूडो की तरह है, ज़िंदगी लूडो की तरह है। उम्मीद हमेशा 6 की रहती है, लेकिन एक आने पर भी चलना पड़ता है। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।